Hello friends, I'm Dr. Pankaj and today I'm going to tell you history taking for a long case of fracture intertrochanter and fracture neck of femur. I want to tell you one thing that it is an exclusive video for MBBS final year students and MS orthopedic students. Okay. तो देखिए आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं चाहे वो एमबीबीएस के फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो या फिर एमएस ऑर्थोपेडिक्स का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे एक लॉन्ग केस आपको मिलना ही है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो लॉन्ग केस होता है अगर यूजी लेवल पे देखें एमबीबीएस में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर या फिर फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर का केस आपको एग्जाम में रहेगा ही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर चीफ कंप्लेंट. जब भी आपको लॉन्ग केस मिलता है तो उसमें चीफ कंप्लेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको शुरू में ही लिखनी होती हैं. तो आई एम गोइंग टू टेल यू द करेक्ट वे हाउ शुड यू राइट द चीफ कंप्लेंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन अबाउट पेन. ओके, लाइक पेन राइट और लेफ्ट हिप फॉर 5 days. ओके, तो देखिए इस लाइन में आपको एक तो साइड जो है ना वो मेंशन करनी होगी कि वो राइट हिप है या फिर लेफ्ट हिप है. ठीक है, और ड्यूरेशन. सपोज करो एक पेशेंट आता है आपके पास, उसका ट्रॉमा हो गया, वो बाइक से जा रहा था, बाइक गिर गई, हाँ, और उसको जो है चोट लगी या उसको हिप के अराउंड फ्रैक्चर हुआ. तो यू हैव टू टेल द एग्जामिनर लाइक सर माई पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ पेन राइट और लेफ्ट हिप फॉर 5 days. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इनएबिलिटी टू स्टैंड एंड बियर बॉडी वेट फॉर 5 days. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ ये जो सेकंड पॉइंट है ना ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है. आप लोग अपने अपने जो आपके जो प्रोफेसर्स हों या आपके जो एचओडीज हों उनसे डिस्कस कर लेना कि उनको आपको ये पॉइंट बोलना है कि नहीं, क्योंकि हर कॉलेज का और हर स्टेट का अलग अलग होता है. किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है. तो ये आपको अपने टीचर से डिस्कस कर लेना है. ठीक है, पर हमारे मेडिकल कॉलेज में ये एक्सेप्टेबल था. तो आप चीफ कंप्लेंट से शुरू कर सकते हैं. एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि पेन राइट और लेफ्ट हिप फॉर 5 days एंड इनएबिलिटी टू स्टैंड एंड बियर बॉडी वेट फॉर 5 days. अब देखिए जैसे ही आप ये लोग बोलेंगे ना तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आपने ये जो बोला कि इनएबिलिटी टू स्टैंड एंड बियर बॉडी वेट फॉर 5 days, इस लाइन को आपने क्यों बोला, इसका क्या सिग्निफिकेंस है. तो देखिए जब भी अगर कोई पेशेंट है ना, इफ़ ही और शी इज़ नॉट एबल टू स्टैंड एंड बियर बॉडी वेट, इसका मतलब क्या है कि भाई इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इंजरी उसके हिप के अराउंड हुई है, वेदर इट मे बी इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ उसके हिप के अराउंड हुआ है जो वो उठ नहीं पाया. ओके, नेक्स्ट यू हैव टू प्रेजेंट योर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस. ओके, तो अब इसको कैसे ये एकदम आपको एक सांस में ना एक स्टोरी की तरह बोल जाना है. तो वो किस तरीके से बोलते हैं ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम इसी केस को लेते हैं तो हम इसमें ऐसे बोलेंगे कि पेशेंट वॉज अपेरेंटली वेल 5 days बैक. ओके, एंड ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ पेन राइट हिप आफ्टर हैविंग अ फॉल फ्रॉम अ रनिंग बाइक फॉर 5 days बैक. आफ्टर फॉल फ्रॉम बाइक ही वॉज नॉट एबल टू गेट अप एंड वॉज लाइंग ऑन रोड हेल्पलेसली. ओके, देखिए अब जब आप ये लाइन बोलेंगे ना तो इसमें काफ़ी सारी की वर्ड्स हैं जिसपे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. सबसे पहले कि आपने रनिंग बाइक क्यों मेंशन किया. कभी कभी क्या होता है ना, आप सीधे लिख देते हो कि पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ फॉल फ्रॉम बाइक, बट कुछ एग्जामिनर को ये सुनना होता है कि वेदर द बाइक वॉज रनिंग और स्टैंडिंग. बिकॉज इससे होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट एक रनिंग बाइक से नीचे गिरा है, इसका मतलब वो जो इंजरी होगी दैट इज़ योर उसकी जो सीवियरिटी होगी ना दैट इज़ योर हाई वेलोसिटी इंजरी, वो उसकी सीवियरिटी ज़्यादा होगी. और वहीं पे अगर पेशेंट एक स्टैंडिंग बाइक से गिरा है तो उसकी जो सीवियरिटी होगी वो कम होगी. ठीक है, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखा है कि ही और शी वॉज नॉट एबल टू गेट अप. ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई पेशेंट नीचे गिर गया और वो खड़ा नहीं हो पाया, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके हिप के अराउंड हुआ है. तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. नेक्स्ट यू हैव टू इलेबोरेट द पेन. तो पेन को कैसे इलेबोरेट किया जाता है, आप चाहें तो एस दास करके एक सर्जरी की बुक है उससे भी आप पढ़ सकते हैं. उसमें आई थिंक 9 या 11 पॉइंट्स हैं पेन के. तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. लाइक पेन वॉज सडन इन ऑनसेट, शार्प शूटिंग इन नेचर, सीवियर इन इंटेंसिटी, नॉन रेडिएटिंग, एग्रेवेटेड बाय मूवमेंट एंड डिक्रीज बाय इमोबिलाइजेशन. ओके, और अगर कोई प्रोग्रेशन है तो यू कैन मेंशन अबाउट प्रोग्रेशन वेदर इट वाज प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव. ठीक है, बट पेन के सारे पॉइंट आपको बोलने ही होंगे. ओके, और देखिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप एमबीबीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जामिनर आपसे यहाँ पे ना डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भी आपने यू हैव मेंशन दैट शार्प शूटिंग पेन. तो टाइप्स ऑफ पेन आपसे पूछ सकता है कि डलेकिंग पेन क्या होता है, ठीक है, थ्रॉबिंग पेन क्या होता है. तो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा पेन कहाँ पे मिलता है. तो जो ट्रॉमा का केस होता है जनरली उसमें शार्प शूटिंग पेन मिलता है. नेक्स्ट आप आगे कैसे इसको कंप्लीट करेंगे कि
After that, he was taken to a local hospital by his relatives, where X-ray were done. Okay, and fracture of hip bone was diagnosed. ठीक है, surgery was advised to him by treating doctor, but he was not able to afford the surgery, so he was taken to this hospital and a skin traction was applied. ओके तो यहाँ पे ना एक तरीके से आपको पूरी स्टोरी बोल देनी है कि भाई उसके साथ क्या क्या हुआ. ठीक है, वो गिर गया, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे उसका एक्सरे हुआ, वो सर्जरी अफोर्ड नहीं कर पाया, फिर वो हमारे हॉस्पिटल में आ गया और तब से उसको स्किन ट्रैक्शन लगा हुआ है. तो ये एक शॉर्ट में आपको इस तरीके से पूरी हिस्ट्री बोलनी होती है और कोशिश कीजिए इसमें आप ज़्यादा ना अटकें, क्योंकि जितना अटकेंगे ना उतने ही क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ज़्यादा पूछ लेगा. नेक्स्ट इज योर पास्ट हिस्ट्री. ओके, पास्ट हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो यू हैव टू मेंशन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनी अदर डिजीज or any trauma or surgery and diseases like diabetes mellitus, hypertension, TB etc. ठीक है, और अगर आप चाहें ना तो यू कैन डिवाइड दिस पास्ट हिस्ट्री पार्ट इनटू 2 सेपरेट पार्ट. ठीक है, कैसे कैसे, मतलब कि एक पार्ट आप कर सकते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड द अदर वन इज योर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री. ठीक है, तो देखो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आप लोग क्या क्या हिस्ट्री लेंगे, तो ऑलवेज उसमें हम लोग डिजीज़ की लेंगे, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, टीबी, एस्थमा, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में हम लोग क्या लेंगे, हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी इन पास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कभी कभी होता है कि किसी पेशेंट को ना मल्टीपल सर्जरीज हुई होती हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको वो अरेंज करके लिखनी है. ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है कि जब आप हिस्ट्री बोलते हो ना तो आपको हिस्ट्री बोलनी होती है बिना अपनी हिस्ट्री शीट को देखे हुए. तो कभी कभी हो सकता है कि आपको सारे चीज़ बोलते टाइम ना याद रहे, पर एटलीस्ट आपको अपनी हिस्ट्री शीट में सब कुछ मेंशन करना है. ओके, अब यहाँ पे एग्जामिनर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. वो पूछेगा कि भाई आपने डायबिटीज़ मेलाइटस की हिस्ट्री क्यों ली. ओके, आपने हाइपरटेंशन की हिस्ट्री क्यों ली, आपने टीबी की हिस्ट्री क्यों ली, आपने एज़मा की हिस्ट्री क्यों ली. ओके, तो हर किसी का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, तो हम लोग कुछ उसको डिस्कस कर लेते हैं आगे. सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस. ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो डायबिटीज़ रिजल्ट्स in complications affecting multiple organ system, okay, potentially resulting in adverse outcome after orthopedic surgery. तो ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो देखिए कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स को हो सकते हैं. ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं. तो डायबिटीज़ पेशेंट दे मे हैव रेटिनोपैथी. ठीक है, अब रेटिनोपैथी है तो दे मे हैव विजुअल इम्पेयरमेंट लीडिंग टू फॉल. भाई अगर उसको रेटिनोपैथी होगी, अगर उसकी नज़र ठीक नहीं होगी, वो देख नहीं पाएगा, इफ़ ही और शी नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ फॉल. ठीक है, वो आराम से वो इजीली गिर जाएंगे, उनको चोट लग जाएगी. दे मे हैव पेरिफेरल न्यूरोपैथी. ठीक है, अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी तो उनके सेंसेशंस नॉर्मल नहीं होंगे. ठीक है, लोअर लिम्ब में, फुट में. दे मे हैव बैलेंस इश्यूज. दे मे हैव गेट एब्नॉर्मलिटीज. ओके, नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशंस. वही अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो प्रोटेक्टिव सेंसेशंस जो होते हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे. एंड देयर आर इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, हम लोग अपने डे टू डे प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट हमने डायबिटिक है उसको ऑपरेट किया और अगर उसका डायबिटीज़ ठीक से कंट्रोल नहीं है तो दोज पेशेंट्स दे हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस. ठीक है, वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर आर ऑलवेज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ नॉन यूनियन ऑल्सो. ठीक है, तो डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर नॉन यूनियन के भी काफ़ी चांसेस रहते हैं. दे मे हैव पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनका कि उनके जो लोअर लिम्ब होते हैं ना, वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होती है ना वो काफ़ी पुअर होती है. ठीक है, और जिसकी वजह से उनकी जो वुंड की जो हीलिंग होती है ना, काफ़ी अच्छी हीलिंग नहीं होती, उनकी काफ़ी फॉल्टी हीलिंग होती है. तो दिस इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. That is your impaired lower extremity blood supply leading to faulty healing. Next is your they may have end stage kidney disease. Okay, they may have metabolic bone disease. They may have anemia of chronic disease. Okay, and the poorly controlled diabetes, that is your hyperglycemia, it increase the risk of surgical site infection. जैसा कि हमने पहले भी ये मेंशन किया था, they have increased रिस्क ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. तो अगर आप कोई डायबिटिक पेशेंट ऑपरेट कर रहे हैं तो यू हैव टू कंट्रोल हिज और हर ब्लड शुगर लेवल बिफोर द सर्जरी. ओके, तो दैट्स वाई अगर वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग खा रहा है तो ये रूल होता है कि हमको सर्जरी से पहले उसको इंसुलिन पे शिफ्ट कर देना है. ठीक है, एक स्लाइडिंग स्केल होता है, तो हम स्लाइडिंग स्केल के हिसाब से उसका ब्लड शुगर मॉनिटर करते हैं और उसको इंसुलिन देते हैं. वन लास्ट पॉइंट इज दे मे हैव इम्पेयर्ड बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग. तो हीलिंग का इशू हमेशा रहेगा डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर, तो इसीलिए हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है,
उसके बाद क्या होता है कि भाई हाइपरटेंशन की भी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाइपरटेंशन अगर है उसको तो यू हैव टू मेजर हिज और हर ब्लड प्रेशर आपको मेंटेन भी करना है। और कुछ मेडिसिन जो होती हैं जैसे कि आपकी टेलमीसार्टन वगैरह जो होती हैं, ये आप लोग एक बार चेक कर लेना, पर मेरे ख्याल से इनको सर्जरी से 6 या 7 दिन पहले बंद किया जाता है, उनको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे हम लोग शिफ्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ड्रग और मेडिसिन हिस्ट्री, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू टेक द हिस्ट्री ऑफ इनटेक ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिसिन लाइक एंटी डायबिटिक ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एपिलेप्टिक, ठीक है, मेडिसिन फॉर एस्थमा लाइक स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई आपने एंटी एपिलेप्टिक की हिस्ट्री क्यों ली, बिकॉज आप जानते हो बहुत से लोग फेनिटोइन खाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जो एस्थमा के या सीओपीडी के पेशेंट होते हैं वो जनरली स्टेरॉइड्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है टेल मी फ्यू ड्रग्स विच कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, तो आप बोल सकते हो सर मेडिसिन, स्टेरॉइड्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ठीक है, ये सब होती हैं। सो हेयर वी डिस्कस फ्यू ड्रग इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये कुछ कुछ हैं, इनमें से एटलीस्ट आप कुछ कुछ याद रखना, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटॉन पंप इनिबिटर, ठीक है, ऐसा देखा गया है, काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स लॉन्ग टर्म तक लेते हैं, ठीक है, लाइक पेंटोप्राजोल, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। वन अनदर इज सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिसेप्टर इनिबिटर्स, देन थायाजोलिडिन डाइएनॉन्स, एंटी कन्वल्जेंट लाइक फेनिटोइन, ठीक है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट, ओके। उसके बाद है आपका एरोमिटेज इनिबिटर्स, देन एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी, देन हिपेरिन, कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर्स एंड सम कीमोथेरेपीज। तो एटलीस्ट इसमें से आप कुछ तो अपने टिप ऑफ द टंग रखना, लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है, हिपेरिन हो गया, पीपीआई हो गए, तो एटलीस्ट कुछ आप एग्जाम में बोल पाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एलर्जी हिस्ट्री, एलर्जी हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो एलर्जी हिस्ट्री आप कैसे लोगे, तो आप जैसे भी पेशेंट से पूछ लो कि भाई तुम्हें किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, पर आपको कॉपी में कैसे लिखना है, लाइक सपोज पेशेंट को कोई हिस्ट्री नहीं है, तो आप लिखोगे देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ एनी एलर्जी टू एनी नोन और अननोन सब्सटेंस, ठीक है, यू हैव टू राइट लाइक दैट, ओके। और अगर हिस्ट्री है तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा द पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू दिस एंड दैट ड्रग एक्सेट्रा। तो एलर्जी हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर पर्सनल हिस्ट्री, personal history again is very important. You have to mention all these points like sleep, whether the sleep is normal or disturbed. You have to ask appetite, whether the appetite is normal or there is loss of appetite, like in tuberculosis there is a loss of appetite. Then bowel and bladder habit, whether bowel and bladder habit are normal or there is history of any constipation, diarrhea, urinary incontinence, burning, micturition, etc. You have to ask everything, okay, और आपको मेंशन करना है अपनी हिस्ट्री शीट के अंदर। नेक्स्ट इज योर इनटेक ऑफ एल्कोहल, तो जब भी आप अगर पेशेंट एल्कोहल इनटेक की हिस्ट्री देता है तो आपको आगे क्वेश्चन पूछने हैं कि भाई आप किस टाइप का एल्कोहल लेते हो, अमाउंट कितना लेते हो, ड्यूरेशन कितना है। फॉर एग्जांपल वो विस्की लेता है, विस्की कितना लेता है, सपोज वो 3 पैग लेता है पर डे, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वो 3 पैग पर डे लेता है, तो 1 पैग आई थिंक 60 ml का होता है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कितना ml वो पर डे कंज्यूम कर रहा है, ओके। नेक्स्ट इज योर स्मोकिंग, स्मोकिंग हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर है तो यू हैव टू मेंशन अबाउट नंबर ऑफ सिगरेट पर डे एंड ड्यूरेशन, ओके, कितने सिगरेट पर डे पीता है, कितने ड्यूरेशन से। और हमेशा याद रखना एल्कोहल और स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें जो यूनियन जो होता है बोन का वो थोड़ा डिलेड यूनियन हो सकता है, ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट इज योर, तो आपको पेशेंट को बोल देना है कि भाई हम आपका ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको प्लास्टर लगा रहे हैं, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है और एल्कोहल नहीं लेना है, वरना आपका हड्डी अच्छे से नहीं जुड़ेगा। नेक्स्ट इज योर टबैको, तो टबैको इनटेक जो है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट इज योर फैमिली हिस्ट्री, जनरली फैमिली हिस्ट्री इतनी सिग्निफिकेंट होती नहीं है, बट इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री यू हैव टू मेंशन। नेक्स्ट इज योर वैक्सीनेशन हिस्ट्री इन अ केस ऑफ चाइल्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बच्चा सपोज करो आपको केस मिला सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर ऑफ अ ह्यूमरस इन अ केस ऑफ चाइल्ड, ठीक है, तो उसमें आपको वैक्सीनेशन हिस्ट्री चाहे सिग्निफिकेंस हो या ना हो, पर आपको वहाँ पे मेंशन कर देना कि कुछ एग्जामिनर ना बड़े ही यूनिक, वो उनका बड़ा सेट होता है, वो पूछते हैं कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, ओके, कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक आपको अपना रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन पीजी सेकंड ईयर, हमारे यहाँ पे एक पेशेंट एडमिट हुई थी, उसको फ्रैक्चर हुआ था कहाँ का, रेडियल हेड का फ्रैक्चर था, और वो शाम में एडमिट हुई और बहुत जल्दी उसको ऑपरेशन के लिए नेक्स्ट डे हम लोगों ने पोस्ट कर दिया, ओके। अब बिकॉज आई वाज अ सिंगल पीजी तो मैं उसकी हिस्ट्री ले नहीं पाया, बट ओटी में जाने से जस्ट पहले मैंने उसकी हिस्ट्री ली और उसने बोला कि उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड उसको पिछले 3-4 महीने से नहीं आ रहे हैं।
तभी के तभी मैंने उसका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया एंड दैट वाज पॉजिटिव। ठीक है, शी वॉज आई थिंक 8 वीक प्रेग्नेंट। तो अगर मैं वो टेस्ट नहीं करता, मैं उसकी हिस्ट्री नहीं लेता, तो हम उसको ऑपरेट भी कर लेते और शायद उसका अबॉर्शन हो जाता और इट वॉज अ मेडिको लीगल केस। तो इट इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।